नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। ढाणी लक्ष्मण में मनीषा का हुआ अंतिम संस्कार, मामला सीबीआई को सौंपा, कहा डीजीपी ने। विश्व उद्यमिता दिवस पर उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। वेस्ट कॉलेज के अध्यापकों ने मांगों के समर्थन में काले बिल्ले लगाकर किया विरोध। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं की सभी तैयारियां पूरी। चोरी के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का सामान हुआ बरामद। आने वाले 3 दिनों में बन रही है बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। तीसरी बार पोस्टमार्टम के बाद अध्यापिका मनीषा का शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन, ग्रामीण तथा सामाजिक व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर आईजी राजश्री उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र के लोगों को बेटी के जाने का दुख है, वह उनके परिवार को सांत्वना देती है। लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल ने बताया कि हजारों की संख्या में लोगों ने बेटी मनीषा को अंतिम बधाई दी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि यह बड़ी दुखदायी घटना रही। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए समाज व सरकार को ध्यान रखना चाहिए। मनीषा का अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन व ग्रामीणों तथा सामाजिक व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। उनके छोटे भाई ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस मौके पर आईजी राजश्री ने कहा कि पूरे क्षेत्र के लोगों को बेटी के जाने का दुख है। लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल ने बताया कि मनीषा की मृत्यु के मामले में शुरुआत में जांच एजेंसियों को कोई दिशा नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे अब क्लू मिले हैं तो पुलिस के प्रयास से कई बिंदु सामने आए हैं। राज्य सरकार ने भी जन भावनाओं के अनुरूप उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए मृतका के शव का एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवाया है। उन्होंने कहा कि अब तक जो जांच हुई है उनमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया था, फिर भी जो बिंदु छूट गए थे उन्हें अब सीबीआई ढूंढकर पूरा कर लेगी। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए समाज व सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक की पुलिस व हॉस्पिटल की कार्रवाई पर जनता को शक था, अब सीबीआई जांच व एम्स से दोबारा मेडिकल सैंपल लिए जाने से लोग संतुष्ट हैं। और उसके लिए बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसलिए मैं आई हूँ और दुख है। सबसे पहले तो उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिलकर के, और आज अंततः शांति के साथ उस बहन को हजारों लोगों ने विदाई दे दी है और बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा है। शुरुआत में ये लगा कि दिशा कहीं जा ही नहीं रही है। उसके बाद कुछ क्लू मिले और उन क्लू के आधार पे, डॉक्टर्स के आधार पे पुलिस प्रशासन ने इस बात पे पहुंचा कि हो सकता है बहन ने आत्महत्या की हो। लेकिन फिर जन भावनाएं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन सरकार लगातार तैयार थी इस बात के लिए कि जो भी कहा जाए वो स्वीकारा जाए। मांग की गई यहाँ से लोगों के द्वारा कि बहन का जो ये हत्याकांड है उसकी सीबीआई की जांच हो, एम्स में पोस्टमार्टम हो। सरकार ने बहुत त्वरित निर्णय लेते हुए दोनों चीज़ें स्वीकार करी और एम्स में बहन का पोस्टमार्टम कल हो चुका है और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से आज उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। जहाँ तक बात सीबीआई की जांच की है, वो हो सकता है किसी बिंदु पर कोई छोटे मोटे इशू ऐसे रह गए हों गलती की वजह से जो प्रशासन ना देख पाया हो, डॉक्टर ना देख पाए हों। उन सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से जांचने के लिए सीबीआई को यह जांच सौंप दी गई है और सीबीआई इस जांच में बहुत निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करेगी। अगर उन्हें कुछ अलग मिलता है और कोई ये मामला अलग दिशा में जाता है तो जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें कानून से सख्त सजा दिलाने का काम सरकार अवश्य करेगी। देखिए, बहुत ही दुखदाई घटना है। पहले तो हम सरकार को ये कहेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये बढ़ रही हैं लगातार। इस पे सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। इस सरकार की रेपुटेशन का सवाल भी है, समाज को न्याय का सवाल भी है। बेटियों के साथ इस तरह होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा हम ये कहेंगे कि इसकी अगर पहले दिन ही इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच हो जाती तो शायद मामला यहाँ तक ना पहुँचता। लेकिन जो जनता है
उनको पुलिस की कार्रवाई पे भी डाउट रहा, उनको हॉस्पिटल की कार्रवाई पे भी डाउट रहा। लेकिन अब जो लास्ट में आके फैसला किया है सीबीआई को जांच देने का और जो पोस्टमार्टम उसका दोबारा से सैंपलिंग उसकी एम्स में हुई है, उससे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन मैं एक तो सरकार को अब भी ये चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर कोई प्रभावशाली आदमी या इसमें कोई इस तरह की कोई इसको बचाने की कोशिश किसी को ना की जाए किसी तरह से। ये समाज यही है कि ये ना सोच ले कि मामला दब गया है, अब उठेगा नहीं जो, तो इसके हम दोबारा फिर उस पर नज़र बनाए रखेंगे इसके ऊपर। महिला टीचर मनीषा की संदिग्ध हालत में शव को मिलने को लेकर हुए आंदोलन के मामले में प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि अब जांच का आगे का कार्य सीबीआई करेगी। केस से संबंधित सभी एविडेंस सीबीआई को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने मनीषा को लेकर कहा कि हमने युवा बेटी को खो दिया है, वे दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हैं। वहीं भ्रमित करने वाले लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण की महिला टीचर की संदिग्ध हालत में शव मिलने व इसको लेकर हुए आंदोलन के मामले में भिवानी में पत्रकार वार्ता कर कहा कि अब यह मामला सीबीआई को दे दिया गया है, अब जांच का आगे का कार्य सीबीआई करेगी। इसको लेकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस केंद्र से संबंधित सभी एविडेंस सीबीआई को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। परिवार व आमजन की मांग पर इस मामले की तीसरी बार दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। और इससे पहले 2 बार पोस्टमार्टम भिवानी व रोहतक पीजीआई से करवाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों के आधार पर उसे अपनाते हुए पोस्टमार्टम करवाया गया है। पिछले कुछ दिन बड़े कठिन और चुनौतीपूर्ण रहे पूरे भिवानी जिले के लिए और आप सबके लिए, और इसमें आप सबका बहुत सहयोग रहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस दौरान हमने एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग बिटिया को खो दिया। जैसा आप कहते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, माँ बाप का और परिवार का जो दुख है वो हम सब समझते हैं, और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। परसों रात, जैसा कि आप जानते हैं, वो परिवार की तरफ से एक मांग प्राप्त हुई कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे दिया जाए। तो परसों रात को ये पहली मर्तबा ये डिमांड आई, जिसको तुरंत सीएम साहब ने उसको माना और ट्वीट भी किया। और कल सुबह फिर एक और डिमांड प्राप्त हुई कि इसका जो एक तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए। तो उसमें भी तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करके एम्स से कल ही, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। और इस केस के बारे में आपको पता है कि जो पहला पोस्टमार्टम है वो भिवानी में बोर्ड के माध्यम से करवाया गया था, और उसके बाद एहतियातन एक और पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक, जो हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है स्टेट में, तो वहाँ से सेकंड पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर्स ने कुछ सैंपल लिए और वो सैंपल्स से उन्होंने हिदायतें दी कि कुछ टेस्ट करवाए जाएं ताकि वो ओपिनियन अपनी दे सकें। वो सारे टेस्ट हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब जो मधुबन में और रोहतक में है, राष्ट्रीय स्तर की लैब्स हैं, तो उनमें वो टेस्ट करवाए गए और सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई। उसके बाद पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर ने एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका एक बोर्ड बनाया और वो गठित करके वो सारी रिपोर्ट्स उनके सामने रखी गई, और पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पे उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे, और हम सब जानते हैं कि पीजीआई रोहतक में हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, बहुत काबिल डॉक्टर हैं, और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जो जन भावना को ध्यान रखते हुए
ये निर्णय लिया गया और इसमें जैसी परसों रात डिमांड आई उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके सीबीआई की जांच में सामने आ जाएंगी। विश्व उद्यमिता दिवस के उपलक्ष्य में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की स्थानीय शाखा एवं विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में कुल सचिव डॉक्टर भावना शर्मा ने कहा कि हमारे विद्यार्थी स्वरोजगार अपनाकर नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि दूसरों को नौकरी देने वाले बने। एंटरप्रेन्योर डॉक्टर हिमांशु पुरी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार अपनाकर अपना स्वयं का स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में विश्व उद्यमिता दिवस के उपलक्ष्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की स्थानीय शाखा एवं विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम में प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी, कुलपति CBLU और कार्यक्रम में कुल सचिव डॉक्टर भावना शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी स्वरोजगार अपनाकर नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि दूसरों को नौकरी देने वाले बने। विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को उद्यमशील बनाने की दिशा में उनका सफल उद्यमियों से संवाद के साथ उद्योग भ्रमण एवं प्रशिक्षण आदि महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर डॉक्टर हिमांशु पुरी ने कहा कि सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। ऐसे में युवाओं को स्वरोजगार अपनाकर अपना स्वयं का स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। MSME की सहायक निदेशक डॉक्टर रचना त्रिपाठी ने कहा कि युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप शुरू करने में उद्यम मंत्रालय से आर्थिक और तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टअप शुरू करना युवाओं की स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में उद्यमिता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें MSME के तहत हमें स्पॉन्सरशिप मिली है और बहुत से एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ डायरेक्टर जुड़ी रचना त्रिपाठी जी, हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं हिमांशु पुरी जी, वो भी आए। और ये जो कार्यक्रम है यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए किया गया, जिसमें MBA, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ MBA, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के संयुक्त तत्वाधान में ये किया गया और जिसमें सारी स्पॉन्सरशिप MSME की तरफ से हमें मिली। बच्चों को समझ आएगी कि बेरोज़गारी से अगर लड़ना है तो अपना काम शुरू करना पड़ेगा और उद्यमिता इसका एक अकेला ही सॉल्यूशन है, जिसकी वो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करें, स्टार्टअप्स लेकर आएँ, तो ऐसे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है, ये एक विकसित भारत बने और स्टैंड अप इंडिया और इस तरह की स्कीम्स का वो लोग फ़ायदा उठाएंगे। स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान द्वारा राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विश्व उद्यमिता दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्यमिता के महत्व और इसके माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था। संयोजक अमित बंसल मुंडालिया ने विद्यार्थियों को छोटे छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो न केवल उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे बल्कि समाज और देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देंगे। वहीं उद्यमशीलता प्रोत्साहन कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के विभाग संयोजक अमित बंसल मुंडालिया और स्वावलंबी भारत अभियान के जिला समन्वयक विनय सिंघल ने विश्व उद्यमिता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे एक सफल उद्यमी बनने के लिए नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता और दृढ़ संकल्प जैसे गुण आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि आज के युवा केवल नौकरी चाहने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करता है और उन्हें सरकारी योजनाओं एवं वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी देता है। सिंघल ने जोर देकर कहा कि उद्यमिता केवल धन कमाने का साधन नहीं है बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वहीं विद्यालय प्राचार्य सविता घणगस ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक होते हैं। आज राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के अंदर एक उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच की टीम को आमंत्रित किया गया और आज हमने बच्चों को बताया कि उद्यमिता क्या है और उद्यमिता हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और बच्चों के लिए आज जो स्वदेशी जागरण पिछले कई सालों से उद्यमिता प्रोत्साहन के कार्यक्रम हर स्कूल में, कॉलेज में और शैक्षिक संस्थाओं में करता आ रहा था, आज उसके लिए सरकार ने भी कदम उठाया और पूरा हरियाणा सरकार
आज पूरे हरियाणा के अंदर विश्व उद्यमिता दिवस को मना रहा है और उद्यमिता प्रोत्साहन के कार्यक्रम कर रहा है। एक 7 दिवसीय पखवाड़ा भी हरियाणा सरकार की तरफ से चलाया गया है और इस तरह के विषय स्वदेशी जागरण में पिछले कई सालों से करता आ रहा है। इसका आज हमें जरूरत क्यों पड़ी और क्यों सरकार भी आज इस कार्यक्रम के लिए लगी हुई है, इसके विषय को लेकर आज हम बच्चों के बीच में आए हैं और हमने आज बच्चों को बताया है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है। वो क्यों है? क्योंकि हमारी 33% जनसंख्या का हिस्सा है वो युवा है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने उद्यमों को स्थापित करने के लिए, नौकरी की तलाश के लिए, रोजगार के लिए आज सरकार की तरफ मुंह बाय बाट देख रहे हैं और जिसका समाधान नौकरी नहीं है। बेरोजगारी का समाधान सबसे है और सबसे रोजगार से है। रोजगार को प्राप्त करने के लिए उद्यमिता बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार सर, मैं राकेश कुमार, लेक्चर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। आज हम अपने मॉडल संस्कृति स्कूल में हमारे भिवानी के प्रसिद्ध उद्यमी आए हुए हैं और हम विश्व उद्यमिता दिवस मना रहे हैं। यहाँ हम बच्चों में ये इस प्रकार की भावना भर रहे हैं कि वो स्वावलंबी बने और बहुत ही खुशी की बात है हमारे विद्यालय के लिए कि इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमारे बीच में विश्व अमित बंसल जी, विनय सिंगल जी जो जिला समन्वयक हैं, श्री धीरज सोनी, संदीप गोयल, अतुल गुप्ता जी और मोहित जी आए हुए हैं। अपने बहुत ही अच्छे विचारों से ओतप्रोत करेंगे और ये बहुत बढ़िया बात है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए और नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए। तो आज हम यही इसी विषय में चर्चा करेंगे अपने बच्चों के साथ कि वो अपने जो उद्यम लगाए बहुत बढ़िया और लोगों को नौकरी देने वाले बने, नौकरी पाने वाले ना बने। और बहुत ही अच्छा विचार है इन सब लोगों का और हमारे विद्यालय में समय समय पर हम इस प्रकार के वक्ता को आयोजित करके बच्चों में एक जोश भरेंगे, नई ऊर्जा भरेंगे। वैश्य कॉलेज की हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने काले बिल्ले लगाकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में AIFUCTO के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र चाहर ने कहा कि उपरोक्त सभी मांगों को अतिशीघ्र लागू किया जाए। एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार से पुनः अनुरोध है कि हमारी सभी उपयुक्त एवं उचित मांगों को मान लिया जाए। वेस्ट कॉलेज की हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की इकाई द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, NEP 2020 व UGC ड्राफ्ट रेगुलेशन 2024-25 वापस लेने, पदोन्नति की PhD की अनिवार्यता को हटाने, समस्त भारतवर्ष में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने, कुल बजट का 10% शिक्षा पर खर्च करने इत्यादि की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन में AIFUCTO के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र चाहर ने कहा कि सभी मांगों को शीघ्र लागू किया जाए। हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर राजेंद्र चौहान ने कहा कि भारत सरकार से वे पुनः अनुरोध करते हैं कि उनकी उपयुक्त व उचित मांगों को माना जाए। मैं प्रोफेसर नरेंद्र चाहर, ऑल इंडिया फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, AIFACTO का, और HCTA का मैं प्रेसिडेंट रहा हुआ हूँ। आज जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर AIFACTO की कॉल के ऊपर 19, 20 और 21 तारीख को हमने ब्लैक बैजेस का आह्वान किया था AIFACTO ने। तो वेस्ट कॉलेज भिवानी यूनिट भी आज उसी आह्वान के तहत हमने 3 दिन ब्लैक बैजेस लगाए हैं और आज अंतिम दिन 21 तारीख को 1 घंटे का धरना रखा था यूनिट लेवल पे। तो वेस्ट कॉलेज भिवानी की यूनिट AIFACTO के इस आह्वान को मानते हुए आज 1 घंटे का धरना हमने यहाँ पे रखा हुआ है। हमारी जो मुख्य मांग है, जो ऑल इंडिया लेवल में सभी एम्प्लॉयज की मांग है, वो हमारी पहली मांग है कि OPS को लागू किया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम जो 2006 से पहले के कर्मचारियों पे थी, वही बाद के कर्मचारियों पे लागू हो। हिंदुस्तान की सरकार ने NPS को बदल के UPS में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन की ये साफ समझ है कि NPS और UPS में कोई परिवर्तन नहीं है, हमें केवल OPS चाहिए। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में NEP 2020 लागू की हुई है, जो पार्लियामेंट में उस पर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ 2020 में, लेकिन उसको लागू कर दिया एक कैबिनेट डिसीजन के द्वारा। AIFACTO ने पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ा और उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे निकले कि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो हिंदुस्तान पूरी नहीं कर सकता, इसलिए इसको वापस किया जाए। तो उस पे भी हम लगातार ये अपना मेमोरेंडम भारत सरकार को, शिक्षा मंत्री भारत सरकार को सबमिट करते रहे हैं कि इस पे बैठ के एसोसिएशंस के साथ चर्चा कीजिए कि कितने संसाधन हिंदुस्तान के पास हैं और क्या इसकी जरूरतें हैं, तब तक इसको होल्ड पे रखें, उसके बाद इसको लागू करें। उसके अलावा हमारी बहुत सारी डिमांड है, जिसमें गेस्ट फैकल्टी के टीचर्स भी हैं
हमारे पार्ट टाइम टीचर्स भी हैं, इनकी सर्विस कंडीशंस को सुधारा जाए। हमारे यहाँ प्रमोशन के लिए रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स होता है। यूजीसी ने उसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया है, हरियाणा की सरकार उसको नहीं बढ़ा रही है। ये भी उसमें शामिल है कि हरियाणा की सरकार यूजीसी के उस नोटिफिकेशन को मानते हुए इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाए। देश का शिक्षक जब धरना, हड़ताल, जुलूस में शामिल होता है, उससे शर्मनाक स्थिति किसी भी देश के लिए नहीं हो सकती। हम दावा करते हैं विश्व गुरु बनने के लिए, लेकिन अगर आपका ही गुरु आपके आपके आगे बार बार झोली फैलाता है, तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि कम से कम जितने भी शिक्षक हैं इस देश के, उनको समृद्ध करे, उनको पहले वो माहौल प्रदान करे ताकि इस देश के युवाओं को वो शिक्षक उस नागरिक रूप में तब्दील कर सके जो आपके विश्व गुरु के सपने को पूरा करे। शिक्षक लगातार हम भारत सरकार से, राज्य सरकारों से मांग करते रहे। जितनी भी मांगा आपके सामने रखेगी, जैसे एनईपी की मांग है, एनईपी को हटाया जाए, जैसे हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है उसको लागू किया जाए। साथ ही साथ जो शिक्षण संस्थानों के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है इस नई शिक्षा नीति के नाम पर, और दूसरी जो तानाशाही रवैये के नाम पर, वो बहुत खतरनाक और बहुत घातक होने जा रहा है। और जो एजुकेशन बच्चे को मिलनी चाहिए, वो असल एजुकेशन, जो आधारभूत ढांचा है, जो आधार है उसके व्यक्तित्व का, उससे महरूम बच्चे को किया जा रहा है। और दूसरी चीजों के नाम पर एक लबादा ओढ़ कर एक खोखला एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार किया जा रहा है जो उसके भविष्य को समृद्ध नहीं, उसके भविष्य को धूमिल करेगा। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने जिले के सभी डीपी और पीटीआईज को संबोधित करते हुए कहा कि 22, 23 और 25, 26 तारीख को अंडर 17 और अंडर 19 बॉयज और गर्ल्स के लिए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। 30 तरह के खेलों की इन प्रतियोगिताओं में ब्लॉक स्तर पर विजेता रही टीम्स हिस्सा ली। ब्लॉक स्तर नोडल अधिकारी मदन गोपाल ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में विजेता टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। वहीं मास्टर विनोद पिंकू ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा इन प्रतियोगिताओं के लिए सभी डीपी व पीटीआईज को लेकर उनका दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समझाया गया। भीम स्टेडियम में 22 अगस्त से शुरू होने वाली जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताओं के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा अंडर 17, अंडर 19 लड़के व लड़कियों की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। डीईओ ने कहा कि विभाग द्वारा भिवानी पहुंचने वाली सभी टीमों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीपीई, पीटीआई और कन्वीनर की ड्यूटीज लगा दी गई है। वहीं इस बारे में पीटीआई विनोद पिंकू ने बताया कि 22 अगस्त व 23 अगस्त को लड़कों की और 25 व 26 अगस्त को लड़कियों की अंडर 17 व अंडर 19 आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। ब्लॉक स्तर पर विजयी टीमें ही इन खेलों में भाग ले सकेंगी। जिला स्तरीय खेलों में 20 ओलंपिक व 10 नॉन ओलंपिक खेलों को करवाया जाएगा। पिंकू ने कहा कि जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में करीब 2000 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं और जिला स्तर पर विजयी प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। कल से जिला भिवानी में जिला स्तरीय अंडर 17 और अंडर 19 बॉयज़ और गर्ल्स के खेल शुरू होने जा रहे हैं। 22 और 23 को सभी लड़कों के खेल होंगे, 24 को संडे है, 25 और 26 को सभी लड़कियों के होंगे। इसमें तकरीबन सभी हमारे 7 ब्लॉकों से लगभग 2000 के करीब प्रतिभागी आएंगे विभिन्न प्रतियोगिताओं में। कुल 30 प्रतियोगिताएं हैं जिसमें बच्चे अपना जो है जोर आजमाइश करेंगे, अपने आप को अव्वल साबित करने का प्रयास करेंगे। इसमें 20 ओलंपिक में शामिल खेल हैं और 10 नॉन ओलंपिक हैं। भीम स्टेडियम में ये खेल होने जा रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं। बच्चों के लिए फर्स्ट एड का प्रबंध है, पानी का प्रबंध है और विभिन्न जो मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनका हमने प्रबंध कर दिया है। सभी टीम जो है जिला भिवानी के जो पीटीआई हैं, डीपीज हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो सभी पूरी तरह से तैयार हैं और अपनी जो है उन्होंने भूमिका को तय कर लिया है। विभिन्न ड्यूटीज़ लगा दी गई है और वो बखूबी से सभी कार्य अपना संपन्न करेंगे। और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी जो है परिणाम के बाद हमारे पास एक टीम तैयार होकर मिलेगी जो आगे राष्ट्रीय स्तर, न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ने में। जीटी फिजिकल एजुकेशन गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी और इस ब्लॉक जो डिस्ट्रिक्ट से पहले टूर्नामेंट हुई थी उसका नोडल ऑफिसर। हमने ये आज जो मीटिंग है, ये डिस्ट्रिक्ट के जो टूर्नामेंट होंगे
कल से, यानी 22-23 और बीच में संडे का छोड़ के 25-26 अंडर 17-19 बॉयज एंड गर्ल्स हमारे जो जोन के टूर्नामेंट थे वो हमारे सभी साथियों से, जैसे पिंकू भाई खड़े हैं, सुधीर मलिक जी हैं, सुनील जी, ये अलग अलग गेमों से हैं, सबका बड़ा सहयोग, हंसते हंसते बड़ी मेहनत करते हुए उन्होंने इतनी जबरदस्त गर्मी में एक ऐसा काम करके दिया कि पूरे स्टेट में आज इनकी चर्चाएं हैं कि भिवानी जो ब्लॉक है वो पूरे स्टेट को कवर कर लेती है, इतना बड़ा टूर्नामेंट होती है। इस सफलता का श्रेय मैं सभी साथियों को देता हूं। आज हमारी डीओ मैडम डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट सफल रहे। आज हमारी जो मीटिंग हुई है, जो कल जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता होगी उसको लेकर हुई है, सभी कन्वीनर बुला रखे हैं। कल जो प्रतियोगिता होगी उसके सफल आयोजन में क्या क्या करना है, हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने हमें निर्देश दिए हैं। कल जो प्रतियोगिता होगी अंडर 17 और 19 बॉयज की होगी, और जो सोमवार को होगी वो अंडर 17 और 19 गर्ल्स की होगी। सभी 7 ब्लॉकों से जो विजेता टीम है वो यहाँ खेलने के लिए आएगी, और इस ब्लॉक यहाँ डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जीतने के बाद हम एक अच्छी टीम का चयन करेंगे, और वो टीम जाके आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। और इस खेल प्रतियोगिता के अंदर 20 ओलंपिक खेल और 10 ओलंपिक खेलों का शामिल किया गया है, और जो हमारे स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नियम हैं उनके नियमों पर हम ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता करवाएंगे। और हमारे भिवानी के अंदर सभी पीटीआई और डीपी कन्वीनर अच्छे से कार्य करेंगे। इन्होंने पहले भी अच्छा काम किया है, चाहे स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हो चाहे नेशनल लेवल की प्रतियोगिता हो। कल जो शुरू होगी प्रतियोगिता उसमें सभी व्यवस्थाएं हमारे जिला शिक्षा विभाग द्वारा की, पानी की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की हो, पुलिस प्रशासन की हो, सब जगह हमने यहाँ से पत्र जारी कर दिए गए हैं और अच्छे प्रकार से हम टूर्नामेंट करवाएंगे। रामा मार्केट की दुकानों के छत से एसी के कंप्रेसर चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पहले भी उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। यह जमानत पर जैसे ही बाहर आते हैं फिर से किसी न किसी घटना को अंजाम दे देते हैं। चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। वहीं चोरी का सामान और इस्तेमाल किए गए ऑटो को भी बरामद कर लिया गया है। सेक्टर 13 हुड्डा के अशोक कुमार ने थाना शहर भिवानी पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें पुलिस को बताया कि 19 अगस्त की सुबह चोर उनकी दुकान की छत से लगे आउटर यूनिट और कंप्रेसर चोरी करके ले गए। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना शहर में दर्ज किया था। अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुख्य सिपाही समीर सिंह ने दुकान की छत पर लगे आउटर यूनिट व कंप्रेसर चोरी करने के मामले में 4 आरोपियों को नेकीराम पार्क भिवानी से गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी भिवानी शहर के ही रहने वाले हैं। पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों से दुकान की छत से चोरी किए गए 4 कंप्रेसर व 1 आउटर यूनिट को बरामद कर लिया गया है। मामला ये है, दिनांक 19/8/2025 को हमें शिकायत मिली कि रामा मार्केट के अंदर दुकानों की छतों पे जो एसी लगे हुए हैं उसके 4 एसी जो उनको तोड़कर उनके कंप्रेसर और रेडिएटर निकाले गए। तो इस संबंध में अशोक कुमार स्नोप राम कुमार निवासी सेक्टर 13 ने हमें शिकायत दी और 4 अलग अलग जो दुकानदार थे उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई। तो इस पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर नंबर 377 अंडर सेक्शन 303 BNS चोरी के संबंध में दर्ज की, और उसके बाद इसमें आगामी कार्रवाई की गई। जो शहर में लगातार पुलिस प्रेजेंस का फ़ायदा हमें मिला कि कुछ सूचनाएं हमें मिली, और उन सूचनाओं के आधार पर तुरंत हमने आरोपियों को कल दिनांक 20/8/2025 को ही काबू कर लिया था, जिसमें 4 आरोपी काबू किए गए हैं। इनके नाम अमित उर्फ जोनी, सनोप हुकमचंद जो खाटी मोला भिवानी का रहने वाला है, दूसरा आरोपी विकास उर्फ पेपे पुत्र नेकीराम जो रुद्रा कॉलोनी भिवानी का ही रहने वाला है, तीसरा आरोपी भानु प्रताप उर्फ भानु सनोप अशोक कुमार ये भी खाटी मोला भिवानी का रहने वाला है, और चौथा आरोपी पारस उर्फ शिकारी पुत्र राकेश कुमार ये पतराम गेट भिवानी का रहने वाला है। चारों जो है नशा करने के आदि हैं और इनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। और विकास उर्फ पेपे जो थाने का हिस्ट्री सीटर है। तो इन सब ने एक योजना बनाई, आपस में योजना बनाकर, और जो छतों पे एसी लगे हुए थे उनको टारगेट किया। तो इन सब को हमने अरेस्ट करने के बाद इनसे जो चोरी शुदा सामान था वो बरामद किया जा चुका है, और उस सामान को ले जाने में जो प्रयोग किया गया ऑटो था 3 व्हीलर उसको भी हमने बरामद कर लिया है। जो अपना विंडो एसी है वो 35 से 40 हज़ार रुपये उसकी कीमत होती है। जो उसका कंप्रेसर और रेडिएटर मेन पॉइंट है उसमें तो ये चोरी करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की थी, और पूरी 100% इसमें रिकवरी हुई। मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने जानकारी देते हुए बताया
कि हाल ही में मौसम में बदलाव देखने को मिला है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। आगे 2 दिन में और ऐसा ही मौसम रहेगा और तेज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद तेज बारिश की संभावना बनी रही है। वहीं तापमान में बढ़ोतरी के साथ फसलों में पानी की डिमांड बढ़ रही है। किसान भाई सिंचाई अवश्य करते रहें। 2-3 दिन मौसम खुश्क रहने की संभावना है। मौसम के बदलाव के बारे में कृषि विभाग से डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि आगामी 3 दिनों में बरसात होने की संभावना बनी हुई है। जिले का तापमान बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। उन्होंने किसान भाइयों को आगामी बरसात को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों में पानी नहीं देने व दवा का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि कपास व अन्य फसलों में पानी का ठहराव न होने दे, अन्यथा फसलों को नुकसान हो जाएगा। उन्होंने किसानों को मौसम के उतार चढ़ाव का ध्यान रखने की सलाह दी। जो मौसम चल रहा है, पीछे भी हमने 2-3 दिन पहले ये संभावना जताई थी भी हल्की बारिश जो है वो हो सकती है, लेकिन मौसम में बदलाव तो देखने को मिला, लेकिन बारिश जैसी संभावना बारिश नहीं हुई। अभी आगे जो है 2 दिन और मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। हल्की बादलवाई बीच में और हल्की बूंदाबांदी तो हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश जैसी संभावना अभी नहीं है। 2-3 दिन के बाद जो है वो संभावनाएं एक बार फिर से जो है वो बन रही हैं। उससे मानसून की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ने की संभावना है। उस दौरान 2 से 3 दिन बाद में जो है वो बारिश हो सकती है। प्रभाव पड़ेगा? अब जैसे लगातार पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया, लगभग 10 दिन हो गए, अच्छी बारिश देखने को नहीं मिली है। इसे लगातार जो क्योंकि टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी हुई है, तापमान जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। और तापमान की बढ़ोतरी के साथ जो भी फसलें हैं, कपास है, धान की फसल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, तो लगातार फसलों में पानी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है, जो फलदार जिन्होंने पौधे लगा रखे हैं या धान है या कपास की फसल को सिंचाई की आवश्यकता है, तो किसान भाइयों के पास अगर कोई सिंचाई उपलब्ध है तो सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि अभी 2-3 दिन जो है वो आगे तक मौसम जो है शुष्क रहने की संभावना है। और अब चलते चलते ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान है। सरकार ने इस मामले में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। उल्लेखनीय है कि 1 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी। इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना तथा डिजिटल एप्स के माध्यम से जुआ खेलने पर दंडित करना है। इसके जरिए सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि को रोकने तथा ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले मशहूर हस्तियों पर निगरानी को सख्त करने का भी उद्देश्य है। युवाओं को उन जोखिम भरे गेमिंग ऐप से बचाना आवश्यक है जो उन्हें आर्थिक संकट में धकेल देते हैं। सरकार का यह भी मानना है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अंकुश लगाकर वित्तीय धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसी गतिविधियों को भी रोका जा सकता है। गौरतलब है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए ही अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स पर 28% जीएसटी लागू किया गया था। दरअसल पिछले 2 साल से सरकार ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों को लगातार सख्त कर रही है। इस पर 28% जीएसटी लागू करने के अलावा खिलाड़ियों की जीत पर वित्त वर्ष 2025 से 30% कर भी लगेगा। रिपोर्टर्स यह भी बताते हैं कि केंद्र सरकार दीपावली के आसपास लागू होने वाली संशोधित कराधान व्यवस्था के तहत ऑनलाइन गेमिंग पर 40% जीएसटी लगाने की योजना बना रही है। विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म भी कर के दायरे में आ गए हैं और प्रवर्तन एजेंसियों को अपंजीकृत या अवैध वेबसाइट को ब्लॉक करने का अधिकार है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गेमिंग विज्ञापनों में वित्तीय जोखिमों और संभावित लत के बारे में चेतावनी देने वाले डिस्क्लेमर अवश्य होने चाहिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ढाणी लक्ष्मण में मनीषा का हुआ अंतिम संस्कार, मामला सीबीआई को सौंपा, कहा डीजीपी ने। विश्व उद्यमिता दिवस पर उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। वेस्ट कॉलेज के अध्यापकों ने मांगों के समर्थन में काले बिल्ले लगाकर किया विरोध। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं की सभी तैयारियां पूरी। चोरी के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का सामान हुआ बरामद। आने वाले 3 दिनों में बन रही बारिश की संभावना।
हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।